माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और स्लाइड आई होप यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने, और इसके आगे के क्वेश्चन हमें कंटिन्यू करने हैं। और साथ ही साथ आज और एक वीडियो और आएगी, उसके बाद जो इस बुक से मेरे कुछ सॉर्ट आउट किए हुए क्वेश्चन थे वो खत्म हो जाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर ये किस बुक से, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा कि ये यूथ पब्लिकेशन की निकली थी जब एई का एग्जाम हुआ था, सिविल इंजीनियर मैकेनिकल एई का एग्जाम हुआ था। तो एई के एग्जाम के लिए ये बुक निकली थी जो सिंपल एई एसएससी जेई एई यूथ पब्लिकेशन से थी, सिविल इंजीनियरिंग। मगर उस पूरी बुक को खरीदने का कोई मतलब नहीं है। 400 500 300 400 की बुक आएगी जिसमें से आपको मुश्किल से 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे। उसके बाद बाकी सब आपके लिए बेकार है क्योंकि बाकी सब उस सिलेबस में आता ही नहीं है। ठीक है, एनवायरमेंट जो उसमें पूरा का पूरा बुक में दिया है पार्ट, उसमें भी कुछ ही टॉपिक हैं। वो टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे पढ़ाए दे रहा हूँ, साथ में पीडीएफ प्रोवाइड कराया दे रहा हूँ। उसके बावजूद भी अगर कोई खरीदना चाहता हो तो खरीद ले, मगर उसमें उसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि ये आज का एक टॉपिक और है, उसके बाद एक टॉपिक बचा है बस। उसके बाद मुश्किल से मुझे लगता है 50 से 60 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे उस बुक में। उसके बाद मैं और नेक्स्ट बुक देख रहा हूँ, उससे भी क्वेश्चन जो आपके ऐसे टॉपिक हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है मगर इस बुक में नहीं है, तो मैं किसी दूसरी बुक में देख रहा हूँ और जैसे ही उसमें मिल जाता है तो मैं उससे प्रोवाइड कराना चालू कर दूंगा। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो लेक्चर देखिए। मैं चाहता तो पीडीएफ आपको डायरेक्ट भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें समझाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आंसर तो आपको सब जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 240 से। The potassium dichromate is used in COD test। COD का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था। चलिए बताइए क्या होता है। आप लोग कमेंट सेशन कुछ नहीं करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग एटलीस्ट 2 से 3 4 दिन में 400 से 500 लोग देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग लाइक करो, मगर हाँ कर सकते हो लाइक करने में कोई इशू नहीं होता अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो। मगर उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, उसका कोई भी आंसर नहीं देता मुझे कमेंट बॉक्स में, तो थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है। जैसे मैंने अभी पूछा सीओडी, तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन देनी है जैसे कि सर मैंने अटेम्प्ट किया, मुझे इतने क्वेश्चन आए, ये चीज़ मुझे नहीं लगी, इसमें मुझे फ़ायदा मिला या इसका आंसर ये है, तो ये सब आप दिया करिए। इससे अच्छा मोटिवेट होता है टीचर और पढ़ाने के लिए और भी उत्सुकता उसकी जागृत होती है। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड इन सीओडी टेस्ट इज एज। तो सीओडी का मतलब मैंने फुल फॉर्म बताया था आपको, लास्ट टाइम भी बताया था। सीओडी का मतलब होता है क्या? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड फुल फॉर्म होता है। कह रहा है कि जो सीओडी परीक्षण में पोटेशियम डाइक्रोमेट, अब आपसे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 फॉर्मूला भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? K2Cr2O7। तो किस फॉर्म में यूज होता है? रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, और इंडिकेटर के रूप में, या नॉन ऑफ दी। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका K2Cr2O7। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऑक्सीजन है जो उसमें चेंज होता है, इसलिए किसके फॉर्म में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। तो देखिए इसका आंसर भी ऑक्सीडाइजिंग है। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन दिए, सॉल्यूशन भी पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि सीओडी परीक्षण में पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग ऑक्सीकृत कारक के रूप में किया जाता है। सीओडी को डाइक्रोमेन डिमांड के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो बेटा आपको याद रखना है, डाइक्रोमेन डिमांड भी सीओडी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी करने में। चलिए देखते हैं। इफ द डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड टू बी 5 ppm आफ्टर incubating a 2.5% of solution of sewage sample for a 5 days of 20 डिग्री सेल्सियस BOD सीवेज विल बी। तो मैंने आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला बताया था कि जो आपका BOD अल्टीमेट होता है वो है, सॉरी, BOD 5 days इक्वल टू BOD अल्टीमेट इंटू 1 माइनस ई की पावर K इंटू टी का एक फॉर्मूला बताया था। और मैंने इसमें एक फॉर्मूला और भी आपको बताया था कि अगर आपको सीधे 5 डेज में इतना टेम्परेचर दिए हो तो सीधे BOD बराबर 0.68 अल्टीमेट BOD के बराबर होता है जो 5 डेज BOD के होता है। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर 2.5% सीवेज नमूनों को 5 दिन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पे रखने के बाद यदि ऑक्सीजन का 5 ppm पाया जाता है तो बताइए सीवेज मतलब वो जो वेस्ट वाटर है या वेस्ट सीवेज उसका BOD कितना होगा। ठीक है, तो ये तो आंसर है। पहले आपको चेक करते कैसे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी एक फॉर्मूला बताया था आपको याद हो, इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन माइनस फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन अपॉन कुल सीवेज, जो टोटल सीवेज होता है जो आपका यूज हो रहा है,
टोटल सीवेज अपॉन जो आपका नमूने का जो सीवेज है उसकी वैल्यू। तो देखिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी परसेंटेज में कोई भी वैल्यू दी हो, चाहे वो वेट हो, वैल्यूम हो, डेंसिटी हो या क्वांटिटी हो, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर 2.5% यूज कर रहा है तो 2.5/100 लिखें। तो जो आपका 100 वाला पोर्शन होता है वो टोटल कहलाता है, हमेशा टोटल होगा वो। और जो ऊपर का बचता है वो आपका रिमेनिंग जो यूज हो रहा है, ठीक है, या जो नमूना वाला सीवेज है। तो आप याद रखेंगे कि जब भी वैल्यू आपको परसेंटेज में दी हो तो आप हमेशा टोटल को 100 मानेंगे। चलिए तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग, अब देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल है स्टार्टिंग, तो यहाँ पे देखिए क्या दिए वैल्यू, यहाँ 5 ppm दिए, मतलब डिप्लीशन होने के बाद कितना दिए 5 ppm। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो यहाँ पे इसने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। मैं आपको समझाता हूँ कि जो इनिशियल थी वो जो मतलब जो फाइनल थे वो क्या हो जाता है 0। इनिशियल हमारा 5 था, फाइनल में हमें 0 हो जाता है। टोटल आपको 100 दिए था और आपके जो नमूने की वैल्यू दी थी 2.5 दिए थे। इसको रखते ही बेटा 2 सेकंड, मुझे नहीं लगना कि 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने 5 से काटा, 5 5 से 25 पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, 5 से काटा, 5 2 से 20 और 200 मिलीग्राम पर लीटर आपको BOD ऑफ 5 डेज फाइंड आउट हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर पुटअप हो सकता है क्योंकि ये EVS का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसने SSC जे की तैयारी की होगी। मैं भी 3-4 साल से किया, 3 बार किया, मेरा 2 बार प्री भी निकला है, 1 बार प्री भी निकला था मगर मेंस में रह गया। तो इसलिए है कि ये टॉपिक पूरा, और साथ ही साथ जैसे इस बार मैं आपको बता देता हूँ कि SSC जे का जो एग्जाम है इस बार आपके जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर 2022 में निकलेंगे। तो मैं इस कोर्स को भी लेके आने वाला हूँ। मैं ऐसा कोर्स लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा सिलेक्शन होने में क्यों हमें कमी मिलती है, हम क्यों नहीं हो पाते हैं, हम किस चीज़ को ध्यान नहीं देते कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेट कांस्टेंट के ऑफ BOD इक्वेशन इज, दर स्थिरांक के BOD ऑक्सीजन BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड समीकरण का है क्या होता है। नो चेंज विद टेम्परेचर, डिक्रीज विद टेम्परेचर, इंक्रीज विद टेम्परेचर या नॉन ऑफ दी। तो मैंने आपको बता दिया है कि उसका कोई नहीं होता क्योंकि दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। क्या होता है कांस्टेंट टर्म। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्थिरांक कि देखिए ये के फॉर्म में एक फॉर्मूला आता है, ए भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। के फॉर्म में कि कह रहा है कि अगर के किसी टी समय के लिए निकालना है तो टी के 20 डिग्री सेल्सियस के लिए जो वैल्यू दी होगी 1.047 टी की पावर -20। तो इससे आप किसी भी टेम्परेचर में आप वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो स्थिरांक के का मान ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ठीक है, ताप बढ़ने पर बढ़ता है। यहाँ पे कोई दिए था जैसे इंक्रीज टेम्परेचर विद, तो कह रहा है कि क्या था के की वैल्यू BOD समीकरण में, द रेट कांस्टेंट के ऑफ BOD इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए 20 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर घटता है। तो यहाँ पे जब वैल्यू बात की थी तो यहाँ पे ये कोई डिसाइड नहीं हो पाता कि आपको कौन सी वैल्यू राइट करनी है, इसलिए इसका आंसर डी पार्ट है। क्योंकि यहाँ BOD क्या दे रहा है, BOD की समीकरण में स्थिरांक की बात कर रहा है, तो अगर टेम्परेचर नहीं दिए तो आप नहीं बता सकते कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, COD अपॉन BOD की वैल्यू। अच्छा देखो इसमें दिमाग लगाना थोड़ा गौर से, मैंने किसकी वैल्यू किसके अकॉर्डिंग बताई है, इन फॉर अ वेस्ट वाटर। तो इसमें देखिए कितनी होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि COD अपॉन BOD की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है और ग्रेटर देन 2 भी होती है, मैंने ये भी आपको बताया था, ठीक है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका तो राइट आंसर जाएगा क्या होगा, आंसर नंबर डी के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन देखिए किस में आया था, UPPSC ए में 2 बार आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज द रिमूवल ऑफ स्टैंडर्ड एंड ग्रिट चैम्बर इज डन बाय, सीवेज उपचार के दौरान रेत और ग्रिट का हटाव किया जाता है। सिंपल से मैंने आपको बताया था कि जब आप पूरा प्रोसेस करते हैं उसमें तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, स्क्रीनिंग करते हैं, फिर ग्रिड चैम्बर में ले जाके ग्रीस वगैरह हटाते हैं, फिर सेडिमेंटेशन होता है, वो सॉरी फ्लैकुलेशन होता है, कोगुलेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, डिसइंफेक्शन होता है। उसके बाद जाके आउटर ऑफ वेस्ट वाटर आपका क्या हो जाता है पूरा का पूरा ट्रीटमेंट सॉल्व हो जाता है, ठीक है पूरा। तो इसका जो इसका जो राइट आंसर होगा, आपसे पूछ रहा किस पे किया जाता है, सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा स्क्रीनिंग नहीं, इसमें किया किस पे जाता है, तो वो डाइजेशन टैंक होता है।
जो पूरा का पूरा टैंक होता है जिसमें पूरा प्रोसेस होता है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज रिमूवल ऑफ सैंड एंड ग्रिट इज डन बाय सैंड एंड जो ग्रिट होते हैं उन्हें कैसे रिमूव किया जाता है। तो ये डिस डाइजेशन टैंक वो सॉरी इसे डिटेरियस टैंक द्वारा किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या तो स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग के जो आपके लार्ज पार्टिकल वगैरह होते हैं, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं आपके जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन्हें एक छन्नी लगा दी जाती है आगे, जिसमें लकड़ी वगैरह प्लास्टिक वगैरह बड़ी बड़ी होती है वो क्या हो जाती है इसमें रुक जाती है और हमारा सीवेज क्या हो जाता है छन के आगे पहुंच जाता है। उसके बाद स्कीमिंग टैंक आ जाता है। डिटेरियस टैंक में आपकी क्या होती है जितनी भी आपकी सैंड और ग्रिट से रिलेटेड सैंड और ग्रिट से रिलेटेड जितनी भी आपकी अशुद्धियां होती हैं उसको क्या करता है रिमूव करता है। किसके द्वारा रिमूव करता है? डिटेरियस डिट्रीटस टैंक द्वारा या कतरा टैंक भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में दिए सीवेज उपचार रेत और ग्रिट को हटाने के लिए ग्रिट चैम्बर और ग्रिट चैम्बर भी आप लोग कह सकते हैं अगर नहीं बोल पा रहे डिटेरियस, ठीक है। टैंक का प्रयोग किया जाता है। ग्रिड चैम्बर में रोक काल 1 मिनट या प्रवाह वेग 0.3 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। 1 मिनट तक का काम होता है, मतलब टाइम लिया जाता है। उसमें 0.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वर्क करता है। इसमें 0.2 mm से ज़्यादा माप के पार्टिकल हटाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर इससे कम है, अगर आपकी वैल्यू इस मतलब आपके जो पार्टिकल लगे इससे कम हो गए छोटे हो गए तो फिर ये डिटेरियस टैंक आपके इसके वेस्ट को हटा नहीं पाएगा, अशुद्धियों को दूर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है वैल्यू तो आराम से कर लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया, इफ द रेट कांस्टेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस एट इज 0.1 डे पर डे व्हाट द परसेंटेज ऑफ बीओडी विल बी एक्सर्टेड इन 5 डेज। दर यदि दर स्थिरांक 20 डिग्री सेल्सियस पे 0.1 पर डे है तो बीओडी का 5 दिन में पैसा होता है। तो बेटा इसको तो मैं कहूँगा डायरेक्ट याद रखिएगा 68%। और आई होप अगर आपको पता हो तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जो बीओडी ऑफ 5 डेज होता है 0.68 होता है बीओडी ऑफ अल्टीमेट। तो 0.68 ही इसको आप बोल सकते हैं, 0.68 ही आपका 68% है। अगर इसको आप पॉइंट में चेंज करोगे तो 0.68 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली 66 से 68 होता है या 2.3% होता है, ठीक है 5 डे। तो आप मोस्टली प्रोबेबल जो ऑप्शन लगाएंगे वो 68 लगाएंगे, अगर नहीं है तो फिर 66 लगा सकते हैं। उसके बाद अगर 20 दिन की बात की जाए तो 20 दिन में लगभग 98% ऑफ सीविक जैविक अपघटन हो जाता है। मतलब बीओडी कितना हो जाता है 98% अगर 20 डेज के लिए पूछ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द कॉगुलेंट विच इज जनरली नॉट यूज टू ट्रीटिंग द सीवेज, स्कंदक जो कि साधारणतः सीवेज उपचार के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, कि कौन से स्कंदक का प्रयोग नहीं किया जाता? एलम, फेरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट या क्लोरीनेटेड कॉपरास। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट का यूज हम जनरली नहीं करते हैं। उसके अलावा हम फिटकरी का भी यूज करते हैं, फेरिक क्लोराइड का भी करते हैं, क्लोरीनेटेड कॉपर का भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी ऑफ सीवेज इज मेजर्ड आफ्टर, रासायनिक ऑक्सीजन मांग मापा जाता है किसके बाद? तो ये बेटा मैं आपको बताने से कोई मतलब नहीं है। देखिए 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस ये आप बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं, इस पे ही हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी ऑफ अ टाउन इज 20,000 kg पर डे and the BOD per capita per day is 0.05 kg. The population equivalent is town is, क्या पूछ रहा है आपसे? पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पूछ रहा है। कह रहा है कि अगर किसी गांव या किसी गांव की पॉपुलेशन एक दिन में कितनी केजी है 20,000 kg है और जो बीओडी यूज हो रहा है पर कैपिटा पर डे कितना हो रहा है 0.05 kg। तो कह रहा है कि पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कितना होगा, मतलब किसी कस्बे में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग 20,000 किलोग्राम पर दिन है। यदि प्रति व्यक्ति की ऑक्सीजन मांग 0.05 kg है तब उसके कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? तो देखिए बेटा बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है कि कुल जनसंख्या बराबर कस्बे की कुल बीओडी मांग अपन प्रति व्यक्ति मांग। तो जहाँ 20,000 में आपका डिवाइड कर देंगे 0.05 तो 40,000 सॉरी एक तो 4 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो 4 लाख आपका राइट, तो डी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिशेज द रिवर द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, भैया इसे बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए। वो आपसे कह रहा है कि नदी में मछलियों के जीवित रहने के लिए घुलित ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? तो भैया ये होती है 4 मिलीग्राम पर मीटर।
पर लीटर, 4 मिलीग्राम पर लीटर, ये बेस्ट, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिए, पीपीएम भी बोलते हैं, 4 पीपीएम। तो कह रहा है कि न्यूनतम मात्रा आपकी क्या होती है, 4 पीपीएम या मिलीग्राम पर लीटर कह सकते हैं, अर्थात 1000 अणु में 1 अणु ऑक्सीजन के कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप बस ये याद रखिएगा, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दी रखी है कि जो आपका एरोबिक क्रिया होती है उसमें जो ताप बढ़ाने में पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, और 20 डिग्री सेल्सियस में जो संतृप्त हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, उसकी मात्रा पानी में कितनी आ जाती है, कितनी होनी चाहिए, 9.2 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, और 0 डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू 14.5 मिलीग्राम पर लीटर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 लीटर ऑफ सीवेज व्हेन अलाउड टू सेटल फॉर अ 30 मिनट गिव द स्लज वॉल्यूम इज 27 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द ड्राई वेट ऑफ दिस स्लज इज 3.0 ग्राम्स देन इट्स स्लज वॉल्यूम इंडेक्स विल बी। तो बेटा इसका आंसर क्या है, इसका सेम फॉर्मूला होता है, पहले आप हिंदी में देख लीजिए कि 1 लीटर सीवेज को जब 30 मिनट तक बैठने की अनुमति दी जाती है तो 27 सेंटीमीटर क्यूब तलछट प्राप्त होता है। यदि तलछट की सूखी मात्रा में भार 3 ग्राम हो तो तलछट मात्रा का सूचकांक, देखो बेटा मैं आपको एक फिगर से समझाता हूँ इस चीज़ को, एक मिनट फिगर से समझाता हूँ कि देखिए मान लीजिए कि एक टैंक है, टैंक में 30 मिनट में उसके बॉटम में कितना वॉल्यूम आ गया, 27 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम आ, जिसका भार आपको दिए 3 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है कि उसमें कितना क्या होगा, वॉल्यूम इंडेक्स होगा। तो देखिए इसको नीचे सॉल्व करते हैं। तो देखिए तलछट में सूचकांक निलंबित 1 ग्राम में निलंबित कितना 30 मिनट में कर रहा है स्थिरीकरण के बाद। तो तलछट सूचकांक जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका ब्लड, सॉरी क्या बोलते हैं इसे, वॉल्यूम, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, इसे क्या बोलते हैं, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, क्या बोलते हैं, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, जिसकी फॉर्मूला होता है स्थिर तलछट की मात्रा लीटर में और निलंबित ठोस मात्रा मिलीग्राम पर लीटर में। तो देखिए टोटल कितना दिया था 26, ठीक है, और अपॉन में जो निलंबित था वो 3, तो 3 9 जा 27। तो यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, 9 क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर ऐसे भी निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, देखिए सेंटीमीटर क्यूब दिए थे, ग्राम में दिए थे, तो आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर। तो जैसे आप इसमें देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि लीटर पर ग्राम पर लीटर, लीटर से कट जाएगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं करते हुए आप सीधे देखिए कि जो आपको वॉल्यूम दिए है 1 लीटर में, देखिए 1 लीटर सीवेज जब 30 मिनट तक बैठाने में इतना लगता है, तो कह रहा 3 ग्राम के लिए कितना लगेगा, तो डिवाइड कर देंगे, इससे पहले वहीं पे चेंज कर लेंगे, किसमें, हमें इसको चेंज कर लेना पड़ेगा पहले, किसमें, लीटर में, किसमें चेंज करना पड़ेगा, लीटर में, और साथ ही साथ इसको ग्राम को आपको किसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, किलोग्राम। तो यहाँ से मात्रा मिलीग्राम में, फिर आपकी मात्रा आ जाएगी, तो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। A reactor in which the surface area for a growth of biofilm is provided by the randomly packed solid form is। तो ये किसके द्वारा होता है, हिंदी में देख लीजिए, रिएक्टर जिसमें जैव परत बढ़ोतरी के लिए सही सतही क्षेत्रफल बेतरतीब ढंग से बंधे ठोसों के रूप में प्रदान किया जाता है कहलाता है, ये होता है बेटा ट्रिकलिंग फिल्टर। मैंने आपको ट्रिकलिंग फिल्टर में पढ़ाया है, स्लो सैंड 2 प्रकार के, एक स्लो सैंड ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, एक रैपिड सैंड ट्रिकलिंग फिल्टर होता है। जो स्लो सैंड ट्रिकलिंग फिल्टर होता है उसमें ट्रीटमेंट अच्छा होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, मगर जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है इसमें टाइम कम लगता है, मगर ये क्या करता है, थोड़ा कम क्वालिटी का ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ ट्रीटेड वेस्ट वाटर द फ्लो रेट इज 5C 0.2 क्यू इंटर एट द स्टीम। इनिशियल आपको रेट कंसंट्रेशन दे, कैलकुलेट द कंटामिनेटेड कंसंट्रेशन स्टीम इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग द वेस्ट ऑफ स्टीम वाटर इन दिस। तो इसका देखिए बेटा बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए बस। ये जो आपको वैल्यू फॉर्मूला दिखा रहा है आपको यहाँ पे, मिश्रण के तुरंत बाद सूचकांक में C की मात्रा, तो C1 Q1 प्लस C2 Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू दी है C1 C2 की, तो C1 आपको क्या दे गया यहाँ पे, C1 आपका 5C 0.0C आपका C2 हो गया, यहाँ पे Q1 दिए 0.2 Q और Q2 आपको यहाँ पे Q दिए। तो आपको क्या निकालना है, सीधे सीधे देखिए यहाँ पे वैल्यू दिए ना, C1 आपका 5C हो गया, Q1 आपका 0.2 Q हो गया, उसका C2 आपका 0.01C हो गया और Q2 आपका Q हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आप निकालोगे यहाँ पे क्या करोगे, बस वैल्यू को पुट कर देना, 5C इंटू 0.2 Q एंड 0.1C इंटू Q। तो CQ और ये सॉरी यहाँ पे एक मिनट,
यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ से Q कॉमन होगा, यहाँ से Q कॉमन होगा, यहाँ से Q कॉमन होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 5 2 10 1.0 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.01 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1.2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक बार और सॉल्व, 1 पॉइंट में जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 1.01 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो एक एक पॉइंट हट गया यहाँ पे आ गया, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा नियरली 0.84 सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप ये लास्ट क्वेश्चन हो, मेरे शायद लास्ट क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं, हाँ शायद लास्ट ही। तो क्या कह रहा है, द डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स फॉर अ लार्ज ट्रिकलिंग फिल्टर यूनिट्स आर रोटेटेड एट द स्पीड। मैंने आपको बताया था ना कि ट्रिकलिंग फिल्टर दो प्रकार के होते हैं, एक लार्ज या रैपिड कर सकते हैं, एक स्लो साइन ट्रिकलिंग फिल्टर होता है। ठीक है, और देखिए ये बिहार पीएससी एक एग्जाम में आ भी चुका है पेपर में। ठीक है, ये आपके ही एरिया में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जरूर रखेगा। तो इसमें जो वैल्यू होती है बेटा, ये आपकी वैल्यू होती है 1.1/3 टू 1/2 आरपीएम, मतलब आरपीएम का राउंड पर मिनट। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे ये कैसे चेंज कर सकता है, इसको कह देगा कि 0.33 टू 0.5 आरपीएम। तो अगर इस फॉर्म में भी दे दे तो मतलब समझ जाना कि सेम है, क्योंकि 1.3 की वैल्यू 0.33 होती है, 1.2 की वैल्यू 0.5 होती है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख ले, कह रहा है बड़े टिकलिंग फिल्टर इकाइयों की वितरिका भुजा 1/3 टू 1/2 पर पीपीएम मतलब आरपीएम में घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके फिल्टर वगैरह से। एक टॉपिक और बचा, उसमें भी 10 से 15 या 20 क्वेश्चन होंगे, तो उसे भी मैं आपको अच्छे समझा दूंगा। उसके बाद उस बुक से हमारा काम खत्म हो जाएगा, हमारे लिए और कोई बेनिफिट नहीं उस बुक का। उसके बाद मैं कुछ और भी बुक देख रहा हूँ, जैसे मेरे और भी टॉपिक मिल जाए, मगर मोस्टली क्वेश्चन इंग्लिश से मिल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको थोड़ा हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लूँगा, आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग परेशान होइए। और एक स्टूडेंट ने कहा कि शायद 15 जून के बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 200 वाला क्वेश्चन कराइए। तो प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हिंदी इंग्लिश का बहुत सारा इशू आ रहा है, क्योंकि हिंदी में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। और मैं ज़्यादा नहीं 3 से 4 पेपर ही बनाऊंगा, और कुछ वो पेपर ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर आपका पेपर पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए। मैं पेपर फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो जनरल अवेयरनेस है, उसमें जितना भी हम पढ़ लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।